नमस्ते। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव। आई होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे और इसलिए हम सब लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे मुद्रा और कीमत का केन्सियन सिद्धांत क्या है। केन्स ने मुद्रा और कीमत का एक सिद्धांत दिया। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या है यह केन्स का सिद्धांत। हम सब लोग जानते हैं कि जितने सारे अर्थशास्त्री जिनको हम सब लोग अपने पाठ्य पुस्तकों में या पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक काफ़ी लोकप्रिय अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम केन्स हुआ। और इनके कई सिद्धांत ऐसे हैं जिन सिद्धांतों के कारण इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र को कुल आय तथा प्रभावी मांग का सिद्धांत आधार बनाना चाहिए। उनका मानना था कि रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। जब तक हमको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी तब तक हम उसको करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब हमारा नीड बढ़ता है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती है, हमारा आवश्यकता बढ़ता है, तो हम उसकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग स्वयं उपयोग तथा विनियोग पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति को अपने किसी वस्तु या सेवा की जरूरत महसूस होती है तो उसको कहाँ से उपलब्ध कराएं, कैसे उपयोग करें, कैसे विनियोग करें, इस पर निर्भर करती है। और उपभोग का निर्धारण आय के आकार और समाज के उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार होता है। यानी वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम करने का जो टेंडेंसी होता है, मार्जिनल टेंडेंसी जो होता है, सीमांत उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है, मार्जिनल टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन भी हम लोग उसको कहते हैं। तो यह उपभोग की जो प्रवृत्ति है वह व्यक्ति के आय के आकार पर निर्भर करता है कि वह किन वस्तुओं और सेवाओं का कितनी मात्रा में उपभोग करे। अतः यदि रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो उपभोग और विनियोग दोनों में वृद्धि करना होगा। अगर हम उपभोग और विनियोग में वृद्धि नहीं करेंगे तो आप रोजगार नहीं बढ़ा सकते हैं। जेएम केन्स द्वारा मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। केन्स ने कहा कि एस्थेटिक परिभाषाओं में किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केन्स के अनुसार उन तत्वों पर एस्थेटिक परिभाषा कोई प्रभाव नहीं डालती है जो किसी विशेष समय में आर्थिक संकटों से अर्थव्यवस्था को निकाल सके या बाहर कर सके या अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय के स्तर को निर्धारित कर सके। इसलिए केन्स ने किसी भी एस्थेटिक परिभाषाओं को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे उसे समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, देश के अंदर
रोजगार का निर्धारण करने में सहायता मिले। मार्शल के सिद्धांत के आधार पर, जिस तरह से मार्शल ने अपना एक सिद्धांत दिया था, कीमत सिद्धांत, वैसे ही केन्स का रोजगार सिद्धांत भी है। और रोजगार सिद्धांत का आधार क्या है? आय है। उनके अनुसार कुल आय बराबर कुल उपभोग व्यय जोड़ कुल विनियोग होगा। क्योंकि जब हम इनकम जनरेट करते हैं या आय अर्जित करते हैं या धनोपार्जन करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं या विनियोग करते हैं। तो कुल जितना इनकम होता है उसका खर्च कहाँ होता है? कुल उपभोग में होगा या कुल विनियोग में होगा। यानी आय का वह अंश जो हम उपभोग नहीं करते हैं या उपभोग के बाद जो बच जाता है, वह क्या होता है? विनियोग होता है। यानी किसी न किसी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं में, चाहे वह धनोपार्जन के उद्देश्य से हो, लाभ के उद्देश्य से हो या अन्य उद्देश्यों को लेकर हो, हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। किसको? जो उपभोग के बाद बच जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आय के लिए कहा कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत तथा व्यय बराबर उपभोग प्लस विनियोग होगा। इसलिए उपयोग प्लस बचत बराबर उपभोग प्लस विनियोग या बचत बराबर विनियोग। उनका मानना था कि उपयोग प्लस बचत बराबर क्या है? उपभोग प्लस विनियोग। सीधे हम लोग कहें कि बचत बराबर विनियोग होगा। यानी जो बचता है उसी का हम लोग विनियोग करते हैं। विनियोग कहाँ से करते हैं? जो बचत करते हैं। उपभोग कहाँ से करते हैं? जो बचत करते हैं। यानी आय का वह भाग जो बच जाता है उसको या तो उपभोग पर खर्च करते हैं या तो विनियोग पर खर्च करते हैं। इसलिए विनियोग क्या है? जो बचत है वो विनियोग है। केन्स का आय विश्लेषण ही हमें यह बताता है कि अर्थव्यवस्था को भारी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए यह जरूरी है कि बचत और विनियोग में समानताएं बनाए रखा जाए। क्योंकि जब मंदी का दौर आता है, जब आर्थिक महामंदी के दौर में हम सब होते हैं, जब विभिन्न प्रकार की चुनौतियां अर्थव्यवस्था के सामने होती है, वैसे में मंदी के जो कुप्रभाव है, साइड इफेक्ट हैं, जब आर्थिक महामंदी आती है उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको दूर करने के लिए केन्स ने कहा कि मुद्रा नीति, सार्वजनिक निर्माण कार्य और धन के उचित बंटवारे से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के लिए सरकारी व्यय एवं नीतियों की सहायता करनी चाहिए। केन्स का स्पष्ट मानना था और उनके सिद्धांत का व्यवहारिक प्रभाव भी था। केन्स का सिद्धांत विकसित देशों पर अधिक तथा अल्प विकसित देशों पर कम लागू होता है, परंतु यदि विकसित देशों में भी प्रभावी मांग और बचत उत्पन्न हो सके तो केन्स का अर्थशास्त्र वहां भी लागू हो सकता है। वस्तुतः वर्तमान विश्व में बेरोजगारी, मंदी, मूल्य वृद्धि आदि को देखते हुए केन्स की नीतियों पर दृढ़ता से चलना ही उचित होगा और निश्चय ही आज के दौर में वर्तमान परिदृश्य को देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो केन्स के वो तमाम सिद्धांत जो उन्होंने दिया, जिसके कारण पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों में उनकी काफ़ी लोकप्रियता हुई, और यही वजह रहा कि जो इनके आलोचक हुआ करते थे पाश्चात्य अर्थशास्त्री, वे सभी बाद में केन्स के समर्थक हो गए।
इसलिए व्यवहारिक तौर पर आज के दौर में भी केन्स द्वारा दिए गए सभी सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।